हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एजुकेशन हब बाय हिमांशु फॉर यू। आज हम आपके लिए लाए हैं सौर मंडल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सौर मंडल से बन सकते हैं वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लगभग 60 प्लस यहाँ पर आपके लिए हम क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो हमारा सौर मंडल है ना, उसकी ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। लगभग 99% जो भाग है हमारा, या 98% जो है द्रव्यमान, वो सूर्य में ही निहित है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ है ये। ठीक है फ्रेंड, 10⁸ प्रकाश वर्ष ये हमारे ब्रह्मांड का व्यास है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो हमारी आकाश गंगा में जो सबसे चमकीले तारे का समूह है उसको कहते हैं ओरियन नेबुला। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे ओरियन नेबुला क्या है, तो ये चमकीले तारों का समूह है, और सबसे ज़्यादा चमकीले तारे समूह को ओरियन नेबुला ही कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो देखिए, अभी हमने समूह की बात करी, अब हम कर रहे हैं कि सबसे सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। तो वो है साइरस या फिर डॉग स्टार। इसको साइरस भी कहते हैं या फिर डॉग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं लगभग 500 सेकंड। आप ऐसे याद रखते हैं ना इनको, 8 मिनट और 16 सेकंड समथिंग। तो 8 मिनट यानी कि 480 सेकंड, और 16 सेकंड 6 होता है, तो यानी कि लगभग 496.6 सेकंड। तो लगभग आप याद रख सकते हैं 500 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में आने लगता है लगभग 1.25 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस वेग से गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है? तो जो सन है हमारा, वो पूरी गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है, और किस गति से काट रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चक्कर काटने में उसको कितना टाइम लगेगा? 25 करोड़ साल। और उसी 25 करोड़ साल को कहते हैं एक कॉस्मोस ईयर। तो कई बार आपसे ऐसा पूछता है कि एक कॉस्मोस ईयर की वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू होती है 25 करोड़ साल। अगला क्वेश्चन, आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो आकाश गंगा को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले आकाश गंगा को देखा था। और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे है, और इसका आकार भी पूछ लेता है कई बार। तो 80% ये स्पाइरल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी आकाश गंगा है 80% स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा की नज़दीकी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी जो गैलेक्सी है वो है देवयानी, यानी कि एंड्रोमेडा। ठीक है, हमारे आकाश गंगा की जो सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है वो है देवयानी। अगला क्वेश्चन, सूर्य घूमता है, तो सूर्य कैसे घूमता है? सूर्य घूमता है पूर्व से पश्चिम। ठीक है फ्रेंड, और आपको पता है पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो आपको ध्यान रखना है सन कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। अगला, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो आपको कई बार पेपरों में डिस्टेंस पूछ लेता है सूर्य और पृथ्वी की। तो लगभग ये 150 मिलियन किलोमीटर है, या फिर 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर 15 करोड़ किलोमीटर। अगला, सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में घूमता है? तो देखिए, हमने बोला ना कि सूर्य गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है, और एक कॉस्मोस ईयर में काटता है, और एक कॉस्मोस ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 25 करोड़ साल होती है। सूर्य का जो मध्य भाग है उसका एक राउंड पूरा होने में कितना टाइम लगता है? जो सूर्य जब घूमता है अपने में ही, तो उसका मध्य भाग घूम जाता है एक चक्कर होने में 25 दिन, और जो उसका ध्रुवीय भाग है उसको लगते हैं 35 दिन। ठीक है फ्रेंड, सूर्य है एक, तो देखिए सूर्य क्या है? सूरज एक गैस का गोला है। ठीक है फ्रेंड, सूरज क्या है? एक गैस का गोला है जिसमें 71% तो हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और बाकी 2.5% अन्य गैसेस उसमें हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सूरज में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन, या फिर उसके बाद हीलियम। ठीक है फ्रेंड, हाइड्रोजन और हीलियम का ही एक गोला है, वो सूरज है। अगला, सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखो, अभी हमने बोला कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो तो सूरज है। सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन है ये। ठीक है फ्रेंड, न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे हमने बोला ना यहाँ पे कि हाइड्रोजन और हीलियम है,
तो हाइड्रोजन के इसमें अणु आपस में मिलते हैं और एक बड़ी मात्रा में हीलियम बनाते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमें पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से मिलती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि सूर्य की एनर्जी, सूर्य लाइट पृथ्वी तक कैसे आती है, तो विकिरण, रेडिएशन की वजह से आती है। तो हाइड्रोजन के छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं, उसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ी चीज़ बना देते हैं। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, एक बड़ी चीज़ को तोड़कर छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो भाग दिखाई देता है उसको कहते हैं कोरोना, यानी कि सूर्य का, कोरोना को ही सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं कोरोना को। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य के किस भाग से प्रकाश मिलता है? तो कोरोना से ही मिलता है, क्योंकि हमने लिखा है ना कि सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है, यानी कि जहाँ से प्रकाश मिल रहा है वो कौन सी जगह, वो है कोरोना, और कोरोना का ही सूर्य का मुकुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की आयु कितनी है? तो देखिए, सूर्य की जो आयु है वो है 5 बिलियन वर्ष। वैसे ही पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की आयु है 4.6 बिलियन ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी की आयु इतनी है, सूर्य की कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव में क्या कहते हैं? तो देखिए, सौर ज्वाला जो होती है उसको दक्षिणी ध्रुव में कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। इसको याद आप कैसे रख सकते हो? देखिए, दक्षिणी महाद्वीप में कौन आता है? दक्षिणी ग्लोब में ऑस्ट्रेलिया आता है ना। दक्षिणी महाद्वीप में एक मेन ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से तो यहाँ पर दक्षिणी है। ठीक है फ्रेंड, और उत्तरी, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं? तो ऑरोरा बोरियलिस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वो वाला याद हो जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रखना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ग्लोब में आता है, तो आपको ये वाला भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं सौर ज्वाला को? ऑरोरा बोरियलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का केंद्रीय भाग को कहते हैं कोर, और इसका जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, सौर कलंक सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो देखिए, सौर कलंक सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है? लगभग 27 साल लगाता है। और सौर कलंक का जो तापमान होता है वो मेन, जो सूरज होता है, सूर्य का जो मेन पार्ट है उससे आप इसके थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक है, इसका जो तापमान होता है, आपको कई बार सौर कलंक का तापमान पूछ लेता है, ये होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देने का असर क्या होता है? तो सूर्य की जब सतह पर धब्बा, यानी कि जो सौर कलंक दिखाई देता है, तो उस समय क्या होता है? उसका असर होता है कि पृथ्वी पर मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं। उस समय चुंबकीय जो तूफान होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं जब सूरज की सतह पर सौर कलंक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सोलर सिस्टम का केंद्र है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, ये किसने बताया था? तो देखिए, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे बनेगा कि सूरज सोलर सिस्टम का केंद्र है, ये किसने बताया था? किसने बताया था? कोपरनिकस ने। या फिर पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था? ये भी कोपरनिकस ने कहा था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो देखिए, जो ग्रह होते हैं ना, कि ग्रह ऑर्बिटल पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो नियम किसने दिए थे? वो केपलर ने दिए थे। ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। अगला, प्लूटो की मान्यता कब समाप्त हुई थी? तो देखिए, पहले हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को पराग में एक सम्मेलन हुआ था खगोलीय यूनिट का। तो उन्होंने क्या करा, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो की मान्यता, प्लूटो को हिंदी में क्या कहते हैं? यम। प्लूटो की मान्यता खत्म कर दी और अब पारंपरिक ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, कितने ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो कितने ग्रहों को देखे जा सकते हैं खुली आंखों से? 5 ग्रहों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। किन किन को नहीं देख सकते? टोटल 8 है ना, तो 5 को तो हम देख सकते हैं। किन को नहीं देख सकते हम उनको याद, देखिए, पृथ्वी को तो हम नहीं देख सकते क्योंकि पृथ्वी में तो हम रहते ही हैं, तो हम उसको कैसे देख लेंगे? हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। और अरुण वरुण है, ये दोनों सबसे दूर के ग्रह हैं, तो हम इनको भी नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि ये सबसे दूर है। तो बस बाकी जो 5 बचे हम उनको देख सकते हैं। आपने ध्यान रख लिया, कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि आप इनमें से किस ग्रह को खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, तो आपको ये 3 याद होंगे तो आप उन 5 को बता दोगे। अगला, पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन से हैं? कौन से हैं? जो शुरू के 4 ग्रह ना सूरज से दूरी के क्रम में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और जो बाद के 4 ग्रह ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह कैसे हैं? बाहरी ग्रह या फिर आउटर प्लैनेट। ठीक है फ्रेंड, तो आपको केवल आंतरिक ग्रह याद रखना है। टॉप 4 जो हैं वो आंतरिक है और बाकी के जो 4 हैं वो बाहरी ग्रह हैं।
सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध का विशेष गुण क्या है? तो देखिए सूर्य का सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। और बुध का जो एक विशेष गुण है वो है उसका चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है फ्रेंड, बुध का चुंबकीय क्षेत्र है अपना। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय करता है? परिक्रमा कितने समय में करता है? यहाँ पर है होगा, तो कितने समय में करता है बुध? 88 दिन में। देखिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन पृथ्वी को लगते हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो और बुध कितने दिन में कर देता है? 88 दिन में, जो कि सबसे तेज है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज कौन करता है? तो वो करता है बुध। ठीक है फ्रेंड्स, 88 दिन में। अपनी धुरी पर सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है? तो देखिए अपनी एक्सिस पर सबसे तेज घूमता है बृहस्पति 10 घंटे में। पृथ्वी को कितना टाइम लग जाता है ओवरऑल अगर हम मान के चले जो नॉर्मली है तो वो है 24 घंटे, जबकि बुध केवल 10 घंटे में। तो ये बुध सबसे तेज है, बृहस्पति बृहस्पति यहाँ पर सबसे तेज है। तो देखिए सूर्य का एक चक्कर मारने में सबसे तेज कौन है? बुध। और अपनी ही एक्सिस में एक चक्कर पूरा करने में सबसे तेज कौन है? बृहस्पति। अगला, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है वो है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला, सांझ का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? देखिए 4 अलग अलग क्वेश्चन है ये। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आप बोलोगे शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आप बोलोगे शुक्र। सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किन ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है? तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जिनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। जो शुरू के 2 ग्रह है ना, उनका एक भी उपग्रह नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है जिसके पास एक उपग्रह है। फिर मंगल ग्रह आता है जिसके पास 2 उपग्रह हैं। ठीक है, फिर बृहस्पति आता है उसके पास 67 है। ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। और हमने अभी देखा था कि सूरज कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम। और हमारी अर्थ कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। इसको हमेशा ध्यान में रखना फ्रेंड, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। पूरब से पश्चिम घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 8 में से 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, सूरज की तरह घूमते हैं। पृथ्वी तो हमारी पश्चिम से पूरब घूमती है, लेकिन 2 ग्रह हैं कौन कौन से? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, यानी कि उन बाकी 6 ग्रहों से इनकी चाल उल्टी होती है। तो आपको ध्यान में रखना है शुक्र और अरुण। पृथ्वी की किस गति से दिन रात होते हैं? तो देखिए रोटेशन जो होती है ना, दैनिक गति या फिर घूर्णन गति जो होती है पृथ्वी की, उसके द्वारा दिन रात होते हैं। जो दिन रात होते हैं ना, वो रोटेशन के द्वारा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, दैनिक गति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मौसम चेंज और दिन रात छोटे बड़े होने का कारण क्या है? तो वो है रेवोल्यूशन, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। देखिए दिन रात होते हैं रोटेशन से, लेकिन दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं? रेवोल्यूशन से, परिक्रमण से। अगर परिक्रमण नहीं होता तो पूरे साल दिन रात की जो अवधि होती है वो समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, दिन रात छोटे बड़े होते हैं, तो वो रेवोल्यूशन वाली गति के कारण होते हैं। ठीक है, और दिन रात होने का कारण रोटेशन है, और छोटे बड़े होने का कारण परिक्रमण है, और मौसम चेंज होने का भी कारण क्या है? वार्षिक गति भी है। ठीक है, एक कारण ये भी है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर साढ़े 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए भी मौसम चेंज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तब आपका ऑप्शन होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपको तब आंसर देना है सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और ऑप्शन में आप फिर यही टिक कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है वो शुक्र ग्रह के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अर्थ की सिस्टर या अर्थ का जुड़वा भी बोला जाता है इसको। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या मापी थी सबसे पहले वो इराटोस्थनीज ने मापी थी। ठीक है फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है इनका नाम। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह हैं बृहस्पति के, अभी हमने बताया था ना 67 उपग्रह इनके। ठीक है, शनि दूसरे नंबर पर आता है, उसके 62 उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए मंगल ग्रह के उपग्रहों का नाम क्या है? तो देखिए मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, दोनों के नाम पूछ लेता है, तो वो है फोबोस और डिमोस। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिमोस, क्योंकि ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? जो बृहस्पति का गायनामाइड है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो ये डिमोस है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो आपको ध्यान रखना है फोबोस और डिमोस ये मंगल ग्रह के हैं, और उनमें भी डिमोस ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट,
मंगल ग्रह के लाल होने का कारण क्या है? तो जो मंगल ग्रह है इसके लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड, मंगल ग्रह लाल दिखता है ना, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, जैसे पृथ्वी को ब्लू ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और इसका कारण है आयरन ऑक्साइड। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया क्या है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। और ये निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, शनि के वलय छल्लों की संख्या कितनी है? तो देखिए शनि की विशेषता क्या है? उसके छल्ले। और कितने छल्ले हैं उसके पास? शनि के पास ऐसे रिंग है ना, तो कितने हैं वो? 7 हैं। और इन छल्लों की जो खोज की थी वो गैलीलियो ने ही की थी। ठीक है फ्रेंड, अगला, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो अभी हमने आपको बताया शनि के उपग्रह कितने हैं? 62 हैं और उनमें सबसे बड़ा है टाइटन। तो शनि और बृहस्पति का पूछ लेता है क्योंकि टाइटन दूसरे नंबर पे है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गायनामाइड। दूसरे पर है टाइटन और सबसे छोटा कौन है? डेमोस। ठीक है, चलिए, कौन सा ग्रह जल में रखने पर तैरने लगेगा? तो देखिए सबसे हल्का ग्रह आप इसको बोल सकते हो। इसका घनत्व इतना ज़्यादा हल्का है ना, पानी से भी कम है इसका घनत्व। तो जैसे इसको पानी में डालेंगे ना, शनि तैरने लगेगा। तो क्वेश्चन तो ये बन गया सबसे हल्का कौन है। और अगर पूछे कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। ठीक है, विलियम हर्शल ने अरुण की खोज की थी। नेक्स्ट, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह, देखिए अरुण जो है ना अपनी एक्सिस पे इतना ज़्यादा झुका हुआ है कि उसको लेटा हुआ वो प्रतीत होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण को कहते हैं। हरे रंग का ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए हरे रंग से आप सीधा पृथ्वी पे मत आ जाना कि ग्रीन प्लैनेट हम पृथ्वी को कहते हैं, नहीं, हरे रंग का ग्रह कहते हैं वरुण को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, मीथेन के द्वारा, बहुत ही ठंडी मीथेन इसमें होती है, उसके द्वारा ये हरे रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इसे हरे रंग का ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, शनि को पीला ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं और हरे रंग का ग्रह वरुण को कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए पहले जब ग्रह 9 थे ना, तो सबसे दूर जो था वो प्लूटो था, लेकिन अब ग्रह हैं 8 और सबसे दूर है वरुण। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है और चंद्रमा ही हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो हमारी पृथ्वी का वो है चंद्रमा, और इसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा की चट्टानों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ एडविन एल्विन गए थे जब चांद पर, अपोलो जो यान था 1969 में, तो उस समय जब वो चट्टान के टुकड़े लाए थे वहाँ से, तो उसमें सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया गया? टाइटेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला, सिसगी क्या है? तो सिसगी क्या है? जब सूर्य, पृथ्वी और चांद सब एक लाइन में आ जाएं, उस स्थिति को सिसगी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य के बहुत निकट होती है ना, सबसे अधिक पास होती है, क्योंकि ऑर्बिटल में ऐसे घूमती है ना, वो इक्लिप्स में घूमती है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जैसे हमारा सूरज और पृथ्वी इस मार्ग में घूमेगी, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कम होगी और यहाँ से इसके बीच की दूरी ज़्यादा होगी। तो जब ये यहाँ पर होती है, सबसे कम होती है जब, तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर यानी कि पेरीहेलियन। ठीक है, पेरीहेलियन कहते हैं। पास की बात करें ना, अत्यधिक पास, तो पास को आप पी से याद रख सकते हो, पेरीहेलियन यानी कि पास। और ये स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उल्टा हो रहा है ना, 3 जनवरी को मौसम ठंडा होता है लेकिन पृथ्वी सूरज के सबसे अधिक पास है, तो आपको ऐसे में ध्यान रखना है, यहाँ पर उल्टा आपको लेके चलना है। नेक्स्ट, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक दूर होती है तब क्या होता है? तो दूर होने के लिए आता है एपीहेलॉन। ठीक है, अपसौर उसको कहते हैं और ये कंडीशन होती है 4 जुलाई को। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाने वाली रेखाएं जो होती है ना, उस रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा, जो उपसौर और अपसौर को मिलाती है। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो क्या होता है? देखिए जब सूर्य की किरणें ना इक्वेटर पर कैसे पड़ती हैं? परपेंडिकुलरली पड़ती हैं, तो दिन रात बराबर हो जाते हैं। दिन रात बराबर हो जाते हैं यानी कि उसे विषुव कहते हैं, इक्विनेक्स कहते हैं। ठीक है, शरद इक्विनेक्स कब होता है? 23 सितंबर को। बसंत इक्विनेक्स कब होता है? 21 मार्च को। आपको ध्यान में रखना है कि जब वो लंबवत पड़ती है वहाँ पर इक्वेटर पे से परपेंडिकुलरली पड़ेंगे तो क्या होगा? दिन रात बराबर हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? तो देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। कई बार पूछ लेता है कि सूर्य ग्रहण में कौन सा में से कौन सी चीज़ बीच में आती है, तो बीच में चंद्रमा आ जाता है।
और चंद्र ग्रहण की बात करें तो सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आएगी, और अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आएगा। प्लूटो की खोज किसने की? तो प्लूटो जो अब ग्रह नहीं रहा, प्लूटो अब क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है। ठीक है फ्रेंड, एक बौना ग्रह है। तो प्लूटो की खोज की थी क्लाड टाम्बो ने 1930 में की थी, और 2006 से ये ग्रह नहीं रहा। ठीक है, सेरस और इरिस ये दो और उपग्रह हैं हमारी पृथ्वी के, हमारे सौरमंडल में। सेरस जो है ये सबसे छोटा बौना ग्रह है। ठीक है, बौना ग्रहों में भी साइज तो हो गई, जैसे हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर है। तो ऐसे ही सेरस सबसे छोटा बौना ग्रह है, और एरिस जो है ये सबसे बड़ा बौना ग्रह है। ठीक है फ्रेंड, प्लूटो का नंबर दूसरा है। दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है? प्लूटो। और सबसे बड़ा बौना ग्रह है एरिस, और सबसे छोटा है सेरस। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड जो ट्रैवल करते हैं ना, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ट्रैवल करते हैं। ठीक है सर, मंगल, मार्स और जुपिटर के बीच में जो कण होते हैं ना धूल के, उनको हम क्षुद्र ग्रह होते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं तो वो इनके बीच में पाए जाते हैं। फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। वो कौन है? फॉरवेस्टा। ठीक है फ्रेंड्स, खुली आंखों से देखे जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वो कौन है? फॉरवेस्टा। सौरमंडल के छोर पर मौजूद छोटे छोटे पिंडों को क्या कहते हैं? तो सौरमंडल के एक छोर पर जो छोटे छोटे पिंड होते हैं ना, उनको कहते हैं धूमकेतु। ठीक है, कॉमेट। नेक्स्ट, हेली धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? तो हेली धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष, यानी कि हर 76 वर्ष में ये वापस आता है। अंतिम बार 1986 में देखने को मिला था। तो अगली बार कब आएगा? तो आप इसमें 76 वर्ष जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा 2062 में। अगली बार आपको डायरेक्टली पूछेगा कि हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा, तो आपको ध्यान रखना है 2062 में दिखाई देगा। या फिर ऐसे पूछेगा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था। और कितने साल में वापस आता है? 76 वर्ष में वापस आता है। मंगलयान मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसको मॉम कहा जाता है, वो का प्रक्षेपण किस लॉन्चर से किया गया था? जो मंगलयान को लॉन्च किया गया था ना 5 नवंबर 2013 को, तो इसको किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया था? आपसे लॉन्चर पूछ लेता है। इसरो ने इसको लॉन्च किया था। भारत का पहला ये अंतर्ग्रही मिशन था। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-25 से। ठीक है फ्रेंड, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल C-25 से इसको लॉन्च किया गया था। कब? 5 नवंबर 2013 को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सौर मंडल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस करे हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए, अगर आपको हमारे चैनल की जितने भी हम वीडियो बनाते हैं उनकी PDF चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम में जोड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है एजुकेशन बाय हिमांशु, और वहाँ पर आपको इसकी PDF अपलोड मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।